कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या फिर आपने प्रॉपर्टी फाइनलाइज कर लिया है, बट अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स मिस कर दिए तो एक आप बहुत बड़े लीगल बैटल में फंस सकते हो जो 10 साल से भी ज़्यादा आगे चल सकता है। वो इसलिए अब जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो सबसे पहले आप सेलर को पैसे देते हो, आप ब्रोकर को पैसे देते हो, आप गवर्नमेंट को रजिस्ट्री स्टैम्प ड्यूटी पे करते हो, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है कि प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्टर हो चुकी है तो वो प्रॉपर्टी आपकी है। पर लेकिन एक्चुअली क्या सच्ची में ये बात है? क्योंकि जब आपने प्रॉपर्टी खरीद फिर पता चला कि एक लीगल नोटिस आपके पास आ चुका है कि जो आप प्रॉपर्टी ली है उसको आप इलीगली ऑक्यूपाई कर रहे हो, बट आपने तो स्टैम्प ड्यूटी पे की है, आपने सब कुछ आपने सबको पे किया है। फिर आप जाते हो लॉयर के पास एंड लॉयर के साथ बात करते हो, यार उसमें हाउ इज इट पॉसिबल कि मेरे पे लीगल केस हो चुका है। फिर लॉयर आपसे बताता है कि आपका चेन ऑफ डॉक्यूमेंट मिसिंग है एंड जहां से लिंक मिसिंग है वहीं से केस आ गया है। यू आर स्टक इन years ऑफ लीगल बैटल एंड बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप रजिस्टर्ड डीड अपने नाम पे कराते हो दैट डज नॉट मीन इट्स अ प्रूफ ऑफ ओनरशिप। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इन दिस वीडियो मैं बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एक्चुअली देखने एंड काफी प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो हाउ टू एक्चुअली प्रोटेक्ट योर सेल्फ। योर डॉक्यूमेंट्स विल डिपेंड ऑन विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, क्योंकि हर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हमारे को चेक करने हैं, ठीक है। जैसे हम अगर करते हैं रीसेल का अलग होगा एंड अंडर कंस्ट्रक्शन का अलग होगा। तो सबसे पहले मैं रीसेल पे जाता हूँ। देखो, सबसे पहले रीसेल में वी हैव टू चेक द मदर डीड कि एक्चुअल फर्स्ट ओनर कौन था उस लैंड का। अगर लैंड ले रहे हो तो फर्स्ट ओनर कौन था उसका, दैट इज द मदर डीड दैट इज रिक्वायर्ड एंड यू शुड चेक, ठीक है। सेकेंड इज चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं है, बिकॉज अगर चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे, कहीं पे भी लिंक मिसिंग होगा ना, तो ये पूरा डॉक्यूमेंट वॉइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी इसमें है, ठीक है। अब सी और डी मोहन और रोहन है, ठीक है। मोहन ने रोहन को बेची है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, बट मोहन के पास आई का वो बी कौन है, वो उसका कहाँ है। अगर ये नहीं है तो डू नॉट गो फॉरवर्ड विद द परचेज। सेकेंड, हम बात करते हैं टाइटल डीड की। देखो, टाइटल डीड प्रूव करता है कि ये ओनर आप एक्चुअल इसके ओनर हो। उसमें आपको देखना है ओनर का नाम, प्रॉपर्टी की डिटेल्स, प्रॉपर्टी का एड्रेस देखना है, प्रॉपर्टी का साइज देखना है, उसके कोऑर्डिनेट, उसका जो भी बाउंड्री वगैरह जो भी होती है, यू हैव टू चेक दैट एंड उसकी परचेज डेट कब ली गई। देन मूविंग फॉरवर्ड, फिर हमारे को चेक करना है कि इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। यहाँ पे लोग बहुत फंसते हैं, भाई साहब आपको ये लेना ही लेना है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि प्रॉपर्टी टैक्स, जो लोकल अथॉरिटी है, हर सिटी हर स्टेट का अलग अलग अथॉरिटी होती है। आपको चेक करना है कि इसमें कोई रह तो नहीं गया, कुछ पेमेंट रह तो नहीं की, क्योंकि अगर आपने ये ले ली विदाउट इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट तो जो भी आगे इसका पेनल्टी लगेगी वो आपके ऊपर होगी एंड वो पेनल्टी इतनी अक्रू हो जाती है, इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि वो ओरिजिनल टैक्स से कहीं ज़्यादा मल्टीप्लायर लग जाता है इसके ऊपर। आपको लोन का देखना है, आपको वाटर बिल्स देखने हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देखने हैं, आपको प्रॉपर्टी टैक्स देखना है कि ये पेड है ये नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स के जब से पे कर रखा है या जब से प्रॉपर्टी हाथ में, तब से उसके पेपर आपको लेने ही लेने हैं। और तभी या तो फिर आपको इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा। लोन है या प्रॉपर्टी पे कोई लोन है, प्रॉपर्टी पे अगर लोन है तो उसका एनओसी आपको लेना ही लेना है। देन फिर आते हैं हम लोग, जो निटिग्रिटी है ना, जो इन चीज़ों में काफ़ी जो बारीकी सी चीज़ देखनी पड़ती है, दैट इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपने ही कलेश है, बट अगर आप ले रहे हो, आपको लेना है वो, तो आपको ये सब चीज़ें सारी चेक करनी है। देखो, सबसे पहले तो विल चाहिए, किसके नाम पे थी पहले, ओरिजिनल ओनर कौन था, उसकी विल क्या है। अगर प्रॉपर्टी विल क्या है, अगर प्रॉपर्टी इनहेरिटेड है तो विल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है। देन आपको ये चेक करना है लैंड के म्यूटेशन रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं, म्यूटेशन हुई है। अगर जैसे इनहेरिटेड है तो जिन्होंने इनहेरिट किए उनके नाम पे म्यूटेशन हुई है ये नहीं है, इसको जमाबंदी भी कहते हैं। आपको ये सब कुछ वेरीफाई कराना है, या तो फिर उनके पेपर के डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए, नहीं है तो आपको मांगना है ये सब चीज़ें। देन फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, फैमिली स्प्लिट हुई है। अगर फॉर एग्जांपल श्यामलाल थे ओरिजिनल ओनर, उनके बेटे मदन लाल और चमन लाल, ये दोनों बेटे हैं, ठीक है। अब वो फैमिली में स्प्लिट हो गई, जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो वो मदन लाल के हिस्से में है, तो आपको ये देखना है कि
जो चमन लाल है उसने इनको वो दिए, एनओसी दिए, या डिवीजन हुई हुई है प्रॉपर, विल में लिखा हुआ है इसके बारे में, ये सब कुछ आपको चीजें चेक करनी है। बिकॉज यहाँ अगर हो गए ना तो यहाँ सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं, क्योंकि ब्लड लाइन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं एंड सबका एनओसी लेना बहुत जरूरी हो जाता है इसके अंदर, कि अग्रीमेंट में है या नहीं है। बिकॉज आपको इस डॉक्यूमेंट को बिल्कुल मिस नहीं करना। रिलिंक्विशमेंट डीड हो, कोई एनओसी हो, अपनी तरफ से एनओसी दे दिया है, गिफ्ट डीड हो, फैमिली सेटलमेंट डीड हो, कि भैया कोई फैमिली में सब लोग आके कह रहे हैं कि हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो। बिकॉज सबसे ज्यादा इंडिया में फैमिली मेंबर्स ही प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट डालते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है और ये डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। अगर आपको पहले फैमिली ट्री देखना है, फैमिली ट्री में किसके नाम है, किसी की अगर जो जो ओनर था उसकी डेथ हो चुकी है तो विल चाहिए, उसकी डेथ सर्टिफिकेट चाहिए उनका, और जिसके नाम पे प्रॉपर्टी आई है तो उनके जो हेयर्स है, लीगल हेयर है ना, उनका एनओसी, रिलिंक्विशमेंट डीड, ये सब कुछ आपको चाहिए ही चाहिए। इसके बिना काम नहीं बनेगा। लास्ट में आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर पावर ऑफ अटर्नी पे कोई प्रॉपर्टी है तो ये एक अल्टीमेट रेड फ्लैग है। इसको आप प्रॉपर्टी को मेरे हिसाब से कंसिडर नहीं करना चाहिए, बट लोग रिस्क ले लेते हैं। आई डोंट नो हाउ ये रिस्क ले लेते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अ वैलिड ओनरशिप एंड लीगल ट्रांसफर पावर ऑफ अटर्नी पे होता ही नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं कि अभी मैं आपको बात बताऊं कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो आपको 1-1.5 साल तक नहीं बेचनी है आफ्टर पोजेशन, ठीक है, बट लोग बेच रहे हैं ऑन पावर ऑफ अटर्नी। तो बड़ा शेडी बिजनेस है ये। ब्रोकर लोग फंसा लेते हैं, नहीं नहीं हम कर लेंगे, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप। चैन की नींद सोनी है आपने, आपको सारे काम राइट वे में करना है। इट्स अ बिग परचेज, यू शुड बी माइंडफुल ऑफ इट। सो अगर आप, ये हो गई बात हमारी रीसेल की, बट अगर आप नई प्रॉपर्टी ले रहे हो, न्यू फ्लैट ले रहे हो, न्यू बिल्डर के साथ ले रहे हो, तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है। सो लेट्स टॉक अबाउट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। आपको सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर मिलेगा जब भी आप प्रॉपर्टी लोगे। आपको उसमें नाम अपना देखना है, यूनिट नंबर जो अलॉट होगी आपको, टावर कौन सा है, एंड पेमेंट प्लान आपको क्या असाइन हुआ, आपको वो सब चीजें अलॉटमेंट लेटर में देखनी है। सेकेंड कम्स विच इज द मास्टर कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज बीबीए। अब देखो, कई स्टेट्स में ना डायरेक्ट 10% के बाद रजिस्ट्री हो जाती है, बीबीए भी उसी तरह होती है, दैट इज ऑल्सो रजिस्टर्ड। अब देखो, बीबीए के लिए अपने ही बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं। मैं आपको इस वीडियो में छोटा बता रहा हूँ, एक सेपरेट वीडियो बीबीए के लिए अलग से बन सकता है, जहाँ पे अपने लोगों के क्वेश्चंस हैं वो मैं उसको एड्रेस करूंगा, ठीक है। बट मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्या देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए नेम देखना है, आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड का अपना देखना है सही है या नहीं है, एड्रेस चेक करना है, अम्यूनिटीज क्या मिल रही है आपको चेक करना है, और आपके फ्लैट के क्या स्पेसिफिकेशन है, पार्किंग अलाउड है, आपको ये सब कुछ चीजें चेक करनी है, ठीक है। देन कम्स ओसी विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये इसमें ना बिल्डर लोग बहुत घपला करते हैं। मोस्ट मेनी ऑफ द बिल्डर्स चीप आउट ऑन दिस, एंड वो ओसी अप्लाई करते हैं बट उसी उनको ओसी मिलता नहीं है, और वो फोर्स करते हैं बायर्स को कि आप पोजीशन ले लो। यू डोंट नो हाउ कॉमन दिस प्रैक्टिस इज, एंड आपको ये नहीं करना है। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद द राइट बिल्डर्स, जो अच्छे बिल्डर्स हैं जिनको आपके नाम कर लेके काफी हाई स्टैंडर्ड्स है। बिकॉज इसमें आगे जाके क्या इश्यूज आता है कि भाई पानी के इश्यूज आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज आते हैं, म्यूनिसिपैलिटी से आपको क्लियरेंस नहीं मिली है अभी तक, तो आगे क्या इश्यूज आते हैं, टैंकर से पानी आता है, बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं इसको लेके, एंड काफी डिफिकल्ट हो जाता है। आपने जिस चीज के लिए घर लिया, जो ईज ऑफ माइंड के लिए घर लिया, वो चीज का पर्पस ना हो तो फिर कैसे हो। कन्वेंस डीड इज बिल्डर ट्रांसफरिंग देयर राइट्स टू यू। आपके नाम पे प्रॉपर्टी अब रजिस्टर होने वाली है। दिस दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। देखो, अगर आप ये नहीं कराते हो, बिकॉज इसके बाद स्टैम्प ड्यूटी और वगैरह देनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी देने पड़ते हैं इसमें, अगर आप ये नहीं कराओगे ना तो बिल्डर, ऐसे बहुत सारे घपले हो चुके हैं। सो कन्वेंस डीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसका मतलब होता है कि बिल्डर इज ट्रांसफरिंग हिज राइट टू यू। उसमें ये डॉक्यूमेंट आपको कराना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं लोगे ना तो काफी बिल्डर्स ऐसा करते हैं कि आपके नाम पे नहीं हुआ तो यही यूनिट किसी और को बेच देंगे बाद में, एंड ऐसे बहुत शेडी चीजें हो चुकी हैं।
32nd माइलस्टोन वाला भी केस यही था, उन्होंने कन्वेंस डीड नहीं कराई, किसी और को यूनिट भेज दिया। तो ये बहुत अपने आप को यू हैव टू सेव, आपको ये डॉक्यूमेंट करवाना ही करवाना है रजिस्टर अपने नाम। ये डॉक्यूमेंट्स आपने सारे चेक कर लिए, तो आपने आपको प्रोटेक्ट कैसे करना है, व्हाट आर द प्रैक्टिकल टिप्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताए थे। देखो, तो टिप नंबर 1, आप टोकन अमाउंट दो और टोकन अमाउंट का ना अग्रीमेंट करा लो कि भैया पहले आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दो, ये सिर्फ और पक्के में देना पैसे, ऑलवेज गिव इन वाइट मनी, 1 लाख रुपीज आपने दिए, आप उसको बोलो दिस डील विल गो थ्रू ओनली व्हेन द डॉक्यूमेंट्स आर क्लियर्ड, तभी ये डील होगी, वरना आप मुझे पैसे वापस करोगे, मेरे पैसे आप मुझे वापस करोगे, डील नहीं होगी। बी वेरी क्लियर, बिकॉज लोग बहुत पैसा मार लेते हैं इसका, और कच्चे में पैसे नहीं देना, डोंट गिव कैश, ऑलवेज गिव ट्रांजैक्शन आप करो, उसके रिकॉर्ड में भी आएगा, आपके रिकॉर्ड में भी आएगा, सरकार को भी पता चलेगा भाई इसने पैसे दिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको लीगल टीम हायर करनी है, अपनी पहले एक लीगल टीम हायर करनी है, और एक बैंक का, अगर आपके पास फुल पेमेंट है तब भी आपको बैंक से 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का छोटा मोटा अमाउंट का लोन जरूर लेना है, क्योंकि बैंक के पास जिस लेवल का ड्यू डिलिजेंस का है, आपकी लीगल टीम के पास भी उतना नहीं होगा जितना बैंक के पास है, और बैंक ने अगर हरी झंडी दे दी देन यू आर 90% क्लियर, बाकी 10% अपनी लीगल टीम से करो, डुअल इंजन आपका बन जाएगा, आपको प्रोटेक्शन और आपका डिफेंस के लिए बहुत सही रहेगा ये चीज। देन देखो, देखो यहाँ पे चिकन आउट मत करो पैसे, यहाँ पे चीप आउट मत हो, बहुत मोटी चीज ले रहे हो, खर्चा करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी में इधर उधर से पैसा निकलता है, आपको खुद आइडिया नहीं होगा, ये लॉयर के पैसे को जब वो रजिस्टर करने जाओगे तो लॉयर के पैसे खुद ही पैसा वहां पे मांगने लगेगा, वो फाइल पास कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम लेने के लिए पैसा लेना पड़ेगा, तो भाई इस पे चीप आउट ना करे, पूरे पैसे दे, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करे अपने ड्यू डिलिजेंस करने के लिए, बिकॉज सी आपको देखना है यार, अभी मैं अपने आप को पैसे देके, अभी पैसे देके बचाऊंगा या पैसे लेटर ऑन दूंगा, चीज भी हाथ से जाएगी, पैसा भी जाएगा, और रहूंगा अलग से, चॉइस इज योर्स। सो दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। मैंने इसके लिए एक प्रॉपर्टी ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो ऐसे थॉटफुल आइडियाज के लिए, एंड रियल एस्टेट में एक्चुअली करना कैसे है काम, हाउ यू कैन मेक मनी इन रियल एस्टेट, सब चीज़ों के लिए लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।